हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सभी को, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप केम एकेडमी। चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं जो हमने लास्ट जहाँ छोड़ा था, फेज इक्विलिब्रियम हम कर रहे थे। ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, आपने बहुत सारे अभी तक मुझे लगता है इंप्रूव किया भी होगा अपने फिजिकल केमिस्ट्री के। जो आपके कमेंट्स आते रहते हैं मैं देखती हूँ कमेंट्स में। आई नो, ठीक है, नहीं करेंगे सेशन को, सेशंस कंटिन्यू ही रहेंगे, कंटिन्यू ही है एक्चुअली। ठीक है। तो आप फिर से अब अपना वही अपना रूटीन फॉलो वही करना है, अपना कॉपी पेन लेकर स्टार्ट हो जाइए। अपना आपको मैंने जो बताया है कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को हमें बेसिकली ऐसा कर लेना है कि हमें जो हमें ये डर है ना, जो बेसिकली इसको खत्म करना है। और वो खत्म कैसे करेंगे? हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जो टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हो यहाँ आते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी पेन लेते हैं अपना, फटाफट फटाफट एक के बाद एक क्वेश्चन लगाते जाते हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप सब यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है। साथ के साथ आपको यहाँ रिप्लाई मिल जाएगा। तो उससे क्या है कि आपकी जो ये अप्रोच है वो एक बनती चली जाएगी। और देखना, टॉपिक बाय टॉपिक जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, शुरुआत में एक दो टॉपिक्स में लगेगा, उसके बाद आपका ये जो टाइम लगता है ना क्वेश्चंस में, या अप्रोच लगती है, या जो गलतियां होती है, देखना है विद टाइम जो है हमारी ठीक होती चली जाएंगी। आप खुद ही देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी चीजों में। तो यही इन्हीं इसी चीज के लिए सेशंस में लेकर आई हूँ, बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशंस मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, ताकि आपका ये जो ये चीज है ना कि हाँ हम कर लेते हैं, हमसे पढ़ना हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ लेते हैं, बट हमसे प्रैक्टिस नहीं होती मैम। या करने भी बैठते हैं प्रैक्टिस तो मन नहीं करता, या मन भी करता है तो हमसे होते नहीं है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। तो सबका सॉल्यूशन एक ही है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चंस करे बिना हम नहीं मान सकते कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री चाहिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो, अगर जब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, आप नहीं कह सकते कि मुझे टॉपिक आ गया। सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, ठीक है, तो करने से आएगा, तो करना ही है हमें। तो करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 हम शुरू करते हैं अपना फेज का। अभी तक मैंने आपको गिब्स फेज रूल कराया है। गिब्स फेज रूल में हमने किया, गिब्स फेज रूल होता क्या है, सी इक्वल्स टू मतलब सी माइनस बी प्लस टू, इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी, इसमें सी क्या होता है, पी क्या होता है, ये सारी चीजें देखी थी। आज हम बात करेंगे हमारे कंपोनेंट, वन कंपोनेंट सिस्टम की। देखिए सबको आता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया एक बार कि मैं पढ़ाऊंगी कुछ भी नहीं। ठीक है। हम यहाँ पर आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वन कंपोनेंट सिस्टम। तो इसमें भी मैं आपको पढ़ा कुछ भी नहीं रही हूँ। ठीक है। वन कंपोनेंट सिस्टम में हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा कुछ करेंगे, उसी के थ्रू देखना आपको आती चली जाएंगी चीजें। मैंने आपको बताया था 4 पार्ट्स में फेज इक्विलिब्रियम हमारे 4 पार्ट्स में है। पहला गिब्स फेज रूल, फिर वन कंपोनेंट आता है, टू कंपोनेंट आता है, और तीसरे जो सबसे ज्यादा जिससे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन। तो क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन से कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे नेट हो, आपका गेट एग्जाम हो, चाहे आपका जैम का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, तो ये सेशन सभी के लिए। ठीक है। सभी एग्जाम्स के लिए मैं क्वेश्चंस मिक्स अप करके यहाँ पर लेकर आ रही हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ नेट के, कुछ गेट के, कुछ जैम के, कुछ हमारी बुक से हैं क्वेश्चंस, मतलब मिक्स इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो अगर आप प्रैक्टिस इनको कर लोगे तो आपकी सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी बन जाएगी, उस टॉपिक में पकड़ अच्छी बन जाएगी। फिर आप जो भी क्वेश्चन आए उसको आराम से कर पाओ। ठीक है। चलिए शुरू करें। तो फटाफट से सब कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से सब कनेक्ट हो जाइए। हाय, हेलो, यस, गुड इवनिंग सब लिख दीजिए। ठीक है। ठीक है। जो बैच स्टूडेंट्स हैं वो भी बता सकते हैं, कौन कौन बैच स्टूडेंट्स हैं वो भी बता सकते हैं। जो नए जुड़ रहे हैं बच्चे वो भी बता सकते हैं। जो लोग सेशंस का ऑलरेडी वेट कर रहे थे वो भी बता सकते हैं। मतलब जो भी आपको बातचीत करनी है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैंने आपसे ये भी सजेशंस भी मांगे थे कि नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या टॉपिक हम लें, वो भी चलिए चलता रहेगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है। चलो, तो वन कंपोनेंट सिस्टम में बेसिकली हम बात करते हैं, हमारे पास एक सिंगल कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है। जैसे हम जनरली यहाँ वाटर की बात करते हैं, उसी की हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ गिब्स फेज रूल लगाती हूँ सी माइनस पी प्लस टू, तो हमें सबको पता है अगर कंपोनेंट हमने 1 रख दिया तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3 - पी। अब अगर मैं यहाँ पर मिनिमम मिनिमम 1 फेज भी रखती हूँ, मिनिमम 1 फेज रखती हूँ, मिनिमम 1 फेज मैंने, एक फेज तो होगा ही होगा ना, तो अगर मैंने मिनिमम फेज रख दिया 1, तो मेरी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी इस केस में 2। यानी कि हम कह सकते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम वी नीड 2 वेरिएबल्स, वी नीड 2 वेरिएबल्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताती है कितने वेरिएबल्स चाहिए एक सिस्टम को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए। ठीक है। जैसे कि कोई, मतलब सिंपल सी बात है भाई, किसी पर्सन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? उसका पूरा नाम चाहिए, कहाँ रहता है, कुछ चीजें उस एसोसिएटेड होती है ना उसके साथ।
ऐसे ही हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम है उसको हमें अगर पूरी तरीके से डिफाइन करना है, पता लगाना है, तो उसके लिए कितने वेरिएबल्स की जरूरत होती है। वेरिएबल्स है जिनको चेंज करने से सिस्टम चेंज होगा, जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गई। तो इस केस में मैंने देखा कि हमें दो ही चीजें चाहिए, और वो दो चीजें कौन सी होती है, तो याद रखना, टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। तो यहाँ हम टेम्परेचर प्रेशर के वेरिएशन ही देखेंगे, प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ साथ, इस तरीके से वन कॉम्पोनेंट सिस्टम को डील करेंगे और उसी से पूरा सब कुछ हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए, कॉम्पोजिशन की बातें हम यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि देखो अंडरस्टूड है, कॉम्पोजिशन तो तब होती है जब एटलीस्ट दो चीजें तो हों। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट टू चीज, मतलब दो चीजों को तो हम मिक्स कर रहे हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस में कितना प्रेजेंट है, और वो तो तभी देखेंगे ना जब दो चीजें प्रेजेंट होंगी। वी आर डिस्कसिंग ओनली वन कॉम्पोनेंट, तो देर इज नो नीड ऑफ कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन तो हमेशा वन ही रहेगी, कि एक वो H2 है, वाटर है, तो वाटर में वाटर ही प्रेजेंट है और कुछ प्रेजेंट नहीं, ठीक है। कॉम्पोजिशन से कॉन्सेंट्रेशन वन है। तो यहाँ दो वेरिएबल्स हमें पता लग गया, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कैसे डीलिंग करनी है इनके साथ, चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये मैंने ले लिया आपके वन कंपोनेंट सिस्टम के क्वेश्चंस। चलिए, वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये जैम का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए इसमें इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस फेज डायग्राम में प्योर सब्सटेंस का एक फेज डायग्राम हमने प्लॉट किया। इसमें बताइए पॉइंट P1 P2 P3 पे कितनी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एट पॉइंट P1 P2 P3। फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही होता है ये आंसर। A B C D, चार ऑप्शन है आपके पास। ये तो देखो आज के सेशन में रुकने नहीं चाहिए आंसर, फटाफट से आपको आंसर्स को देने हैं सबके, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। इसका तो फटाफट आंसर आना चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। सबको पता है, देखिए मैं इतने थोड़ा सा थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबको पता है कि यहाँ पर अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं, फेज डायग्राम कैसे बनाया जाता है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व होता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बेसिकली वन कंपोनेंट सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का कर्व होता है। अब अगर मैं फेजेस की बात करूँ, तो ये वन कंपोनेंट सिस्टम के तीन फेजेस एग्जिस्ट करेंगे जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन ही तो एग्जिस्ट करेंगे ना। तो अगर मैं बात करूं गैस की, देखिए गैस कहाँ एग्जिस्ट करती है, गैस एग्जिस्ट करती है हमेशा HTLP पे, हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो तो गैस बनती है, ठीक है। और सॉलिड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, सॉलिड के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए सिस्टम के पास, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखिए लो टेम्परेचर है और प्रेशर ज्यादा है, ये तो ये जो एरिया हुआ ये हम सॉलिड को दे सकते हैं। सिमिलरली हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर कम हो, ये एरिया, ये हम गैस को डेडिकेट कर सकते हैं। और बीच का बच जाएगा लिक्विड, बीच लिक्विड तो वैसे ही दोनों के बीच में ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ कर्व्स ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की ये रिप्रेजेंट करती है इनकी इक्विलिब्रियम की लाइंस को। यानी कि देखो हम कह सकते हैं इस पूरी लाइन पे सॉलिड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, हर पॉइंट पे दोनों प्रेजेंट रहेंगे। इधर चले जाएंगे तो सॉलिड मिलेगा, इधर आ जाएंगे तो गैस मिलेगा। इस पूरी लाइन पे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, इस पूरी लाइन पे लिक्विड और वेपर आपस में इक्विलिब्रियम पे रहते हैं। तो हमारे पास ये तीन लाइंस मिल गई हमें बेसिकली। क्या कोई मुझे इन तीनों लाइंस के नाम बता सकता है, अगर मैं बोलती हूँ ये तीनों लाइंस हमारी क्या क्या है, दिस इज 1 2 एंड 3, बता सकते हो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए 1 2 3, 1 2 3। फर्स्ट वाले जो मैंने लाइन ड्रॉ की है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की जो लाइन है, इसको क्या कहा जाएगा, क्या लगता है, फर्स्ट वाली लाइन को, सेकंड वाली लाइन को, थर्ड वाली लाइन को क्या नाम दिया जाता है। देखो थ्योरी मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आपको, मैं अभी बता देती हूँ, मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग हियर। मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सारी चीजें समझा दूँ, मतलब पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ भी नहीं रखा है तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं, ठीक है, आप कर पाओगे, क्योंकि मैं साथ साथ थ्योरी आपको बता रही हूँ, ठीक है। प्रॉपर पढ़ा नहीं रहे हैं बस, ठीक है, प्रॉपर आपके लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, पर थ्योरी जितनी नीडेड है वो साथ साथ में बता रही हूँ, बाकी हम प्रैक्टिसिंग ही कर रहे हैं। तो इस पे क्या चल रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विफिकेशन हो रहा है, मेल्टिंग, फ्यूजन, इसको बोला जाएगा फ्यूजन कर्व।
फ्यूजन कर्व बोल लीजिए या मेल्टिंग कर्व बोल लीजिए, यही होता है ना फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस कर्व को क्या नाम दिया जाएगा, वेपराइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चे सेकंड वाला जो कर्व है, थर्ड वाला जो कर्व है, थर्ड वाले कर्व को नाम दिया जाता है वेपराइजेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, ठीक है। और अगर मैं इस सेकंड वाले कर्व की बात करूं, इस पे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, इस पे क्या चल रहा है, सब्लिमेशन, इसको सब्लिमेशन कर्व बोला जाता है, ठीक है। तीन प्रोसेसेस चल रही हैं, बात समझ में आ रही है। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर फ्यूजन, दिस इज सब्लिमेशन एंड दिस इज वेपराइजेशन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कर्व्स को नाम दे दिया। अब आपसे तो सिर्फ ये पूछा था डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। इसमें देखो, अगर किसी को फेज डायग्राम की नॉलेज है तो आराम से वो बता सकता है। फेज डायग्राम में मैंने ये बता दिया, ये जो पूरा रीजन होता है ये प्योर कंपोनेंट का होता है, जैसे सॉलिड का, इस पूरे में लिक्विड होता है, इधर पूरे में गैस होती है, वेपर होती है। मतलब लाइन पे, किसी भी लाइन पे अगर हम खड़े हैं तो दो चीजें इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट कर रही होगी, वो उनका इक्विलिब्रियम चल रहा है। और देखो अगर हम इस पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। इस पे तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट की ब्यूटी यही है कि इस पे तीनों एक साथ आ जाते हैं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, वेपर भी होता है। मतलब आइस भी है, आइस पानी भी बना रही है, उस आइस से धुआं भी निकल रही है, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई। बात समझ में आ रही है। देखो मतलब इस पॉइंट पे अगर कुछ पिक्चर की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करें तो देखो ऐसा कुछ होगा, ये मेरा आइस का टुकड़ा है, ठीक है, ये मेल्ट भी हो रहा है, साथ साथ पानी में बह रहा है, इस तरीके से पानी बना रहा है, ठीक है। साथ साथ हम कहेंगे इसकी वेपर्स भी बन रही हैं इस आइस की। मतलब ऑल द थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, तीनों एक साथ प्रेजेंट है। अब तो बस क्या करना था बच्चे, तीनों पोजीशंस पे हमें क्या निकालना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमें पता ही है। चलो पॉइंट P1 ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं और P3 ले लेते हैं, ठीक है। P3 यहां ले लेते हैं। P1 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाओ, C माइनस पी प्लस टू, यहां लगाओ C माइनस पी प्लस टू, यहां लगाओ C माइनस पी प्लस टू, ठीक है। कितने कंपोनेंट, कंपोनेंट देखो वन ही है, 3 माइनस पी आएगा। और फेजेस कितने देखो, P1 पे, P1 कहाँ, यहाँ, यहाँ तो एक ही फेज है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, ठीक है। फेज हो गया वन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई दो। अगर मैं बात करूंगी कहाँ पर, P2 पॉइंट पे, यहाँ पर P2 पे क्या है, लाइन पे खड़े हैं, लाइन पे हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा तो 3 माइनस टू, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई वन। अगर मैं बात करूंगी P3 पे, इस पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट पे देखो कंपोनेंट तो तीन ही, वही वन, माइनस फेजेस तीन हो गए, तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई जीरो। याद रखना, याद रखना, ट्रिपल पॉइंट होता है नॉन वेरिएंट, आता है, सबको पता है नॉन वेरिएंट, मतलब इसको कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं है, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है। बताना जरा वाटर के लिए कितना होता है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा वाटर का ट्रिपल पॉइंट, डिफाइंड होता है ट्रिपल पॉइंट तो टेम्परेचर कितना होता है 0.007 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होता है 4.58 mm ऑफ Hg, ठीक है। क्लियर है, तो ये याद रखना है, वाटर का ट्रिपल पॉइंट, हर लिक्विड का ट्रिपल पॉइंट फिक्स होगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो मुझे पता लगा कि यहाँ अगर हम खड़े हैं, मतलब अगर हम फेज डायग्राम में, वन कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम में अगर खड़े हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर कहीं, तो मुझे इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए देखो दो वेरिएबल्स चाहिए। मुझे टेम्परेचर की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, मुझे टेम्परेचर की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, और मुझे प्रेशर की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी क्या है, तब जाकर ये पॉइंट डिफाइन होगा। यानी यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम लगते हैं दो। अगर हम किसी लाइन पर खड़े हैं तो यहाँ क्या है, अगर आपको एक चीज पता लग गई तो दूसरी आप निकाल सकते हो, क्योंकि पॉइंट फिक्स है ना लाइन पे, तो आप खड़े हो एक जगह पर्टिकुलर पोजीशन पे, आपने पता लगा ले इस टेम्परेचर पे खड़े हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो पता लगा लोगे। यानी कि यहाँ सिर्फ एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है हमें। और अगर हम खड़े हैं ट्रिपल पॉइंट पे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये नॉन वेरिएंट पॉइंट है, फिक्स डिफाइंड है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, कर लेंगे अब तो, ठीक है। आई होप सबका आंसर सही है, हाँ बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। जिनका सही नहीं है आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये कलरफुल सा सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर कॉन्सेप्ट, हर
क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। अच्छा मैं इसका आंसर भी बता दूं, आंसर बता देती हूँ। P1 P2 P3, P1 पे क्या है, P1 पे हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, फिर P2 पे है 1 और P3 पे 0। ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है हमसे, a pure substance M has lesser density in solids। अच्छा चलिए इससे पहले एक बार, इससे पहले इस क्वेश्चन से पहले एक बार और एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो कीजिए। इसका आंसर दीजिए मुझे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेजेस एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कह रहे नंबर ऑफ फेजेस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताइए फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम अबव इट्स क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट देखिए कहाँ होता है, ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। जब हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का ये ट्रिपल पॉइंट है, क्योंकि हम कहते हैं इसके नीचे वेपर एग्जिस्ट करती है। ट्रिपल पॉइंट वो होता है जिसके नीचे वेपर एग्जिस्ट करती है, उस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर वेपर एग्जिस्ट नहीं करती, गैस बन चुकी होती है वो। मतलब वो चीज अब लिक्विफाई नहीं हो सकती, वो चीज अब लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो अब हमें यहां बताना है फेजेस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वन कंपोनेंट सिस्टम है, देखो वेपर है और क्रिटिकल पॉइंट के नीचे है, हम ऊपर नहीं जा सकते। तो ऊपर हमें पता है सिर्फ रहेगा तो वो एक ही कंपोनेंट, मतलब गैस बन जाएगी ट्रिपल पॉइंट से ऊपर। तो ठीक है, ट्रिपल पॉइंट से ऊपर तो क्या बन चुकी होगी, गैस बन चुकी होगी। फेज तो हो गया उसका 1, फेज तो हो गया 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें C-P+2, कॉम्पोनेंट 1 है ही, वन कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं हम, लिखा भी हुआ है फॉर वन कॉम्पोनेंट सिस्टम। फेज हो गया 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकल जाएंगी 2। सिंपल क्वेश्चन है, हमें दोनों चीजें चाहिए होंगी वहां किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। वी नीड टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। एक तो आपको चाहिए क्या, फेज, फेजेस तो हो गए 1, एक ही फेज रहेगा क्योंकि प्योर रहेगा ना, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर अब गैस बन चुकी है, गैस है वो सिर्फ, ठीक है, सब कुछ खत्म। इसमें बताइए फटाफट से, इसका इसका आंसर तो जल्दी से दे दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। ये तो अभी बताया, मैक्सिमम कितने फेजेस हो सकते हैं। देखिए मैक्सिमम कितने फेजेस हो सकते हैं निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम फेजेस निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आप मिनिमम रख सकते हैं। कंपोनेंट 1 है ही तो 3 - P, तो ये हमारा मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा अगर ये मिनिमम है तो। और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम होंगे, 0। मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थे। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी को डाउट है तो मैं बता देती हूँ, नेगेटिव नहीं होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है, 0 से नीचे नहीं जाता। मतलब 0 मतलब कुछ भी आपको नहीं चाहिए डिफाइन करने के लिए। अरे नेगेटिव तो लॉजिकली कुछ बनानी ना, नेगेटिव 1 -1 का मतलब आपको नेगेटिव में वेरिएबल चाहिए, मतलब इसका कोई लॉजिकल रीजन, मतलब कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बना ना। 0 होती है मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो अगर मुझे इसको 0 रखना है तो फेज मैक्सिमम कितने हो गए, 3। और हमें सबको पता है कि मैक्सिमम फेजेस 3 एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल पॉइंट पर। फेज डायग्राम में एक पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट, जहां पर हम कहते हैं मैक्सिमम फेजेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं 3, सॉलिड लिक्विड वेपर एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3। चलिए ट्रिपल पॉइंट इज, फटाफट से इसका तो देखो विद इन सेकंड्स आंसर आना चाहिए। अभी बताया ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इनवेरिएंट, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि 0 होती है, करेक्ट है, ये तो सबने दे दिया आंसर, ठीक है, ये तो सब दे देंगे आंसर, ये तो सब होशियार है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस ऑफ वेरिएबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए थोड़ा सा बताइए इसको, ये कंपोनेंट से रिलेटेड है, मतलब इसमें बेसिकली आपको वही एफ ही बताना है। चॉइस ऑफ वेरिएबल्स पूछा ना, एफ कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, पहली बात तो कौन कौन से कितने ये सब
किसके लिए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के लिए। देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के लिए हम पढ़कर आए, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है इसका मतलब ग्लूकोज है और उसके अंदर पानी है, ठीक है। तो कंपोनेंट तो हमारे इस केस में हो गए दो, एक हो गया ग्लूकोज और एक हो गया हमारा पानी यानी वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है ना। फेज लेकिन बनी रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जब क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया इट इज अ सॉल्यूशन, देन इट विल बी होमोजीनियस, तो यानी फेज हो गए वन। तो F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू लगा देंगे, कॉम्पोनेंट 2 माइनस 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 3। तो यानी इस केस में आपके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ रही है, ठीक है। फेजेस क्योंकि 1 है, कॉम्पोनेंट 2 है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो 3 कौन कौन से वेरिएबल्स हम लेंगे उसने ये पूछा है। टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा और कॉम्पोजिशन होगा, 3 वेरिएबल होंगे, ठीक है। बताइए फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। क्या पूछना चाह रहा है इसमें वे? वेपर प्रेशर कर्व इन फेज डायग्राम ऑफ H2O एक्सटेंड्स अप टू। वेपर प्रेशर वाला कर्व कौन सा था? वेपर प्रेशर वाला कर्व। वेपर प्रेशर वाला कर्व क्या होता है? फेज डायग्राम में वेपर प्रेशर वाला कर्व किसे कहेंगे? ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, वेपर है। लिक्विड वेपर जहां जो इक्विलिब्रियम में, देखो इस पूरी लाइन पे हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं तो जो भी प्रेशर आएगा ना वो वेपर प्रेशर ही कहलाएगा, क्योंकि वो प्रेशर है तब का प्रेशर जब लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब लिक्विड है और उसकी वेपर्स हैं दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इस कंडीशन पे जितना भी प्रेशर बनता है उसे वेपर प्रेशर ही तो बोलते हैं। यही तो डिफाइंड होता है वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम, ऐसे तो बोलते हैं इन अ क्लोज सिस्टम। तो जितना भी प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो कौन से ये कहते हैं कहां तक जाता है ये? तो इट एक्सटेंड्स अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर खत्म हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर देखो लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता, वो लिक्विफाई हो ही नहीं सकती गैस, वो गैस बन चुकी होती है। लिक्विफिकेशन देखो वेपर्स का होता है, गैस का नहीं होता, इस चीज को याद रखो। कोई आपसे पूछे अ गैस इज लिक्विफाइड, तो गैस का लिक्विफिकेशन बोलना गलत है, वेपर्स होती हैं लिक्विफाई, वेपर्स होती है लिक्विफाई, गैस होती है, गैस लिक्विफाई होती है, बट गैस को लिक्विफाई कराने के लिए देखो उनकी एनर्जी भी कम करनी पड़ेगी, पहले उनको उनका जो काम है उसको कम करना पड़ेगा, फिर हम उन पे प्रेशर लगाएंगे तो वो पास पास आ जाएंगी और लिक्विफाई हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब पूछ रहे व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच लाइन BD इंटरसेक्ट्स द 1 atm लाइन। ये 1 atm वाली लाइन जहां BD को इंटरसेक्ट कर दिया यानी इस पॉइंट पे, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको क्या नाम दिया जाएगा, बता सकता है कोई? फटाफट से बताइए। वाटर के लिए है, देखो यहाँ लिख रहा है सिस्टमैटिक फेज डायग्राम सिस्टम फॉर वाटर सिस्टम। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नोटिस करनी थी। कई बच्चों को तो यही लगेगा मैम पता नहीं क्या पूछ लिया, हमें कैसे पता होगा यहाँ क्या टेम्परेचर है, प्लॉटिंग तो कुछ दी नहीं है, आपने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अरे वो एग्जाम में भी ऐसे ही पूछेगा तुमसे, एग्जामिनर भी ऐसे ही पूछेगा जैसे मैंने पूछा है, दिमाग तुम्हें लगाना है। कितने बच्चों का आया आंसर? देखो ये बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ना ये मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट वाटर के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ गया। अब कईयों को तो यही कंफ्यूजन होगी मेल्टिंग पॉइंट कैसे लिख दिया मैम ने। अरे भाई देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होता है ना, कि अभी बताया था वेपर प्रेशर क्या, तो मैंने कहा इस पूरी लाइन पे जितना जो भी पॉइंट है वो सारा वेपर प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इस पॉइंट पे 1 atm पे बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर आपने लिख दिया 1 atm, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के जैसे ही अंदर का वेपर प्रेशर बराबर होता है उस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होता है उसे हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यही होती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन। बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm, उसकी लाइन जहां क्रॉस करेगी इसको वेपर प्रेशर वाली लाइन को, यानी कि अंदर का वेपर प्रेशर जो बन रहा है आपका सिस्टम का वो बाहर के एक्सटर्नल के बराबर होता है, ठीक है। अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर जिस भी पॉइंट पर होता है उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं वो टेम्परेचर बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट है वो लिक्विड।
ऐसे ही मेल्टिंग डिफाइन होता है, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए सॉलिड लिक्विड, जो ये इक्विलिब्रियम है, ये जो सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम चल रहा है, इसके इस ये लाइन, मतलब ये लाइन जहां भी कट करेगी, मतलब कहने का मतलब है जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे तो जो भी प्रेशर होगा, जैसे ही वो बाहर के इक्वल बनेगा, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को नाम दे दिया जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो वो पूछ रहा है ये डी पॉइंट क्या कितने कौन से टेम्परेचर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि भाई ये वाटर के, पानी के मेल्टिंग पॉइंट को दिखाता है, और पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे, बोलिए हो जाएगा ये तो। चलो इसका आंसर दे दो मुझे, इसका आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगी कुछ आता है। इसका आंसर दे दिया तो पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है, कितने पानी में हो तुम लोग। पानी पानी खेल रहे हैं ना हम। कहता है वाटर के लिए आइसोथर्मल डिक्रीज किया, देखो ध्यान देना वर्ड्स पे, आइसोथर्मल डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज किया है वो भी आइसोथर्मली, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। कहां से? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम से। हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम पे खड़े थे, वहां से हमने प्रेशर को कम किया है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। तो पूछ रहे हैं हम कहाँ पर आकर गिर जाएंगे, मतलब क्या चीज होगी उसके बाद। देखो बहुत सिंपल है, हाँ हाँ सही बात है, आंसर आ रहे हैं सबके। चलो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे तो दिया है मैंने, थोड़ा सा और दे देती हूँ। फेज डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, ठीक है। कौन सा कर्व है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम कर्व है। सॉलिड वेपर, सॉलिड वेपर का ये कर्व है। अगर हम सॉलिड वेपर पे कहीं पर खड़े हैं और वहां से हम आइसोथर्मली टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर कम कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे लाइन लगा दो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर आपको कम करना है, तो यहाँ से आप जाना आपको इसी लाइन पर है। ऊपर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे आओगे तो प्रेशर कम, यानी नीचे आ रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रेशर कम करोगे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, आप सीधा कहाँ गिर जाओगे? वेपर वाले रीजन में गिर जाओगे, यानी जो भी जितना भी सॉलिड था अब वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। मतलब ये जो सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम था, अब ये वेपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, कहने का मतलब है। ये हम ग्राफ से देख सकते हैं। आई बात समझ में? आ रही है? बता दो। ये ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल से भी देख सकते हो आप, देखो बताया था कैसे। प्रेशर को डिक्रीज करने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ाना, प्रेशर डिक्रीज करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, वॉल्यूम बढ़ते ही वॉल्यूम वहां जा, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। कहाँ है ज्यादा मोल्स? यहाँ, ये तो सॉलिड है, सॉलिड के क्या मोल्स? 0। ठीक है, लेंगे ही नहीं, काउंट ही नहीं करेंगे, वेपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते थे डायरेक्टली, वरना फेज डायग्राम तो है। इफेक्ट ऑफ हीट एट ट्रिपल पॉइंट वाटर रिलीज रिजल्ट्स इन डिसअपियर ऑफ विच फेज, ये बताइए। चलो ये बताइए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर ठीक देते हैं। हाँ जी, इसका तो आ जाना चाहिए आंसर ठीक, बताओ। नहीं आ रहा? चलो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट एट ट्रिपल पॉइंट वाटर, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे हमने हीट किया है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ क्या है ना, वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे आप खड़े हो और आप हीट कर रहे हो, बट उसने प्रेशर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। देखो पिछले क्वेश्चन में, इससे पिछले क्वेश्चन में उसने कंडीशन दी थी कि वी आर डूइंग ऑल दिस आइसोथर्मली, तो मैंने टेम्परेचर पे पहले लाइन लगा दी और फिर प्रेशर को कम कर दिया, जैसा कि उसने कहा था। अब इसने कहा है कि हमें क्या करना है, हीटिंग करनी है, मतलब टेम्परेचर तो बढ़ाना है, बट प्रेशर की कंडीशन दी नहीं। प्रेशर में देखो तीन चीजें हो सकती हैं, प्रेशर हो सकता है बढ़ रहा हो, प्रेशर हो सकता है कम हो रहा हो, प्रेशर हो सकता है कांस्टेंट भी रह रहा हो, हमें नहीं पता, हम तो तीनों ही मान के चलेंगे।
क्योंकि हमें तो कुछ दिया नहीं है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, देखो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हमें यहाँ जाना है। अब यहाँ एक तो हम जा सकते हैं सीधा ऐसे, कीपिंग कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं और हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखो यहां जाने का मतलब है वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब हीट कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाकर, ठीक है। और यहाँ प्रेशर हमारा कम हो रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। तो यानी तीनों ही केसेस पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ खड़े थे स्टार्टिंग में और यहाँ से इधर 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 तीनों जगह जाते हो, तो देखो क्या होगा। ऐसे केस में यहाँ गए तो क्या मिला, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर। तो यहाँ गिरे तो लिक्विड मिला, इधर आए तो वेपर मिला, बीच में गए यहाँ पर तो भी वेपर मिला। कहने का मतलब है कहीं भी जा रहे हैं हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर स्टार्टिंग में था इतना, ओ सॉरी, टेम्परेचर स्टार्टिंग में था ये ट्रिपल पॉइंट वाला, और इससे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने पे या तो सीधे जाएंगे या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर कंडीशन। तो हमें या तो लिक्विड मिलेगा या वेपर मिलेगा। सॉलिड देखो कभी नहीं मिलेगा, सॉलिड बहुत पीछे छूट चुका है। उसने बोला कौन सा फेज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, कौन सा फेज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आंसर होगा सॉलिड डिसअपियर होगा, ठीक है, सॉलिड डिसअपियर होगा। इसको कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फटाक से लाइन लगा देते हैं, ओ हम तो वेपर में गिर गए, यानी कि कौन डिसअपियर हो गया, सॉलिड और लिक्विड डिसअपियर हो गए, यही सोचा होगा, दोनों को उड़ा देते हैं। अरे भैया दोनों नहीं उड़ेंगे, प्रेशर की कंडीशन गिवन नहीं है, प्रेशर गिवन नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ठीक है, बता दो, ये पता है सबको, ये पता है, ये बता दो, ये तो मैं अभी बता चुकी हूँ, ये मैं अभी बता चुकी हूँ। वाटर का ट्रिपल पॉइंट कौन बताएगा, पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, अपनी मेमोरी के हिसाब से बताओ, पीछे पन्ने पलट के मत देखने लग जाना। अभी अभी बताया था। ये तो सबको आता है, ठीक है, ये तो सबने कर दिया, आंसर ठीक दे दिया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, चलिए। चल, अब आ जाते हैं फेज डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत करा भी होगा आपने, किया भी होगा। अब इसका आंसर देने का टाइम आ गया, तो आंसर दो फटाफट से। मुझे बताइए कितना आता है आपको, बताइए जरा। CO2 और वाटर दोनों का फेज डायग्राम कैसे डिफर करता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू मैं कई चीजें समझाऊंगी आपको। देखो इस एक क्वेश्चन से हम कई चीजें सीखेंगे। इसका आंसर दीजिए सबसे पहले मुझे। फिर इस एक क्वेश्चन से मैं कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगी।
चलिए देखिए, कह रहे फेज डायग्राम CO2 और वाटर का डिफर करता है। कैसे डिफर करता है? स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज पॉजिटिव, सो स्लोप ऑफ फ्यूजन स्लोप, चलो पहले तो देख लेते हैं। देखो, प्रेशर टेम्परेचर ये है हमारा, देखो कौन सा वाटर का है कौन सा CO2 का, ये तो सब जानते हैं। ये वाटर है, ये CO2 है। देखो दोनों की मैंने बताया आपको, इसमें तीन कर्व्स होते हैं। ये होता है आपका सॉलिड लिक्विड, ये आपका सॉलिड वेपर, सॉरी ये सॉलिड लिक्विड, ये लिक्विड वेपर। फ्यूजन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व, ये दोनों तो दोनों के सेम है। सब्लिमेशन कर्व और वेपराइजेशन दोनों में सेम होता है। सिर्फ ये जो फ्यूजन कर्व है ना, देखो ये जो ऊपर से आ रहा है सॉलिड और लिक्विड का, ये अलग है। इसमें ये ऐसा है, इसमें ये ऐसा है। कैसा कैसा है? स्लोप अलग है। स्लोप की बातें होती है यहाँ पे सारी। स्लोप, ग्राफ का स्लोप है dp/dt, ग्राफ का स्लोप है dp/dt, प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ ये स्लोप देखो नेगेटिव है, दिखने में लग रहा है नेगेटिव है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं प्रेशर क्योंकि कम हो रहा है, स्लोप नेगेटिव। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है, स्लोप नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर इज गेटिंग लो, स्लोप नेगेटिव। इसमें स्लोप क्या है? पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा स्लोप हो गया पॉजिटिव, यहाँ हमारा स्लोप हो गया नेगेटिव। यही फर्क है, दोनों की फ्यूजन कर्व में ही फर्क होता है। क्यों आता है? देखो फ्यूजन कर्व में ऐसा फर्क क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है ये सारा डिफरेंस हमें पता चलेगा जब हम स्लोप देखेंगे। और ये हमें बताते हैं क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन, CCE, क्लॉसियस क्लेपेरन इक्वेशन। क्लेपेरन इक्वेशन होती है वैसे तो ये, मतलब एक, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट वगैरह करके तो ये क्लॉसियस क्लेपेरन बन जाती है। क्लेपेरन इक्वेशन होती है पहले ये, ठीक है, ये क्लेपेरन इक्वेशन। ये इक्वेशन कहते हैं dp/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी, ये इक्वेशन होती है। या इसको हम वैसे लिख सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा वी, थर्मो से आती है ये। dp/dt इज इक्वल टू ds/dv, ये एक जो ऐसे डब्बा बना के करते हैं ना, करा होगा थर्मो में, SPTV ऐसे करके और फिर डब्बे बनाते हैं और उससे रिलेशंस निकालते हैं। मैक्सवेल के रिलेशन, मैक्सवेल का रिलेशन है ये बेसिकली। तो उस मैक्सवेल के रिलेशन में डेल्टा एस, थर्मो से हमें यही पता है ds क्या होता है, TDS, डेल्टा एच क्या होता है, TDS। लिख सकते हैं ना डेल्टा एच को, ऐसे भी लिख सकते हैं, थर्मो में पढ़ते हैं सारी चीजें, तो उससे हमने रिलेशन निकाला है। तो यहाँ देखो क्या होता है, डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही रहेगा हर प्रोसेस का, क्योंकि हम सॉलिड से लिक्विड बनाए, लिक्विड से वेपर बनाए या सॉलिड से वेपर बनाए, एनर्जी लगेगी हर चीज। ठीक है, फ्यूजन करें, वेपराइजेशन करें, कुछ भी करें, एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, डेल्टा एच तो पॉजिटिव। बात आती है डेल्टा बी। डेल्टा बी ना हमारा देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। डेल्टा बी जो है ना हमारा, ये कुछ लिक्विड्स का तो पॉजिटिव होता है, जैसे पानी जैसा लिक्विड हो गया, वाटर जैसा लिक्विड, सॉरी नेगेटिव होता है वाटर जैसे लिक्विड के लिए, और पॉजिटिव होता है मरकरी जैसे लिक्विड के लिए। यहाँ डेल्टा वी का मतलब है, फ्यूजन कर्व का डेल्टा वी का मतलब है सॉलिड से लिक्विड जाना, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। वाटर के केस में क्या होता है, पानी का वॉल्यूम आइस से कम होता है। आइस ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखती है। आइस में बड़े बड़े होल्स होते हैं, उन होल्स में क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं ना, आइस में बड़े बड़े होल्स होते हैं। जब वो बनता है उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें होल्स रह जाते हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी कम रहती है। आइस का टुकड़ा डालो पानी के ऊपर, फ्लोट करता है, पढ़ते ना आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम, आइस का वॉल्यूम पानी से ज्यादा है, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अगर ये वॉल्यूम इससे ज्यादा रहेगा, तो ये तो डेल्टा वी तो फिर हमारा नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब, और नेगेटिव आ जाएगा तो स्लोप भी नेगेटिव आएगा, जबकि बाकी लिक्विड्स के केस में ऐसे जनरली नहीं है। ठीक है, तो उन सभी केस में स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें सारी चीजें जो है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, कर लेंगे। बोलिए, तो वो यही पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन में कि स्लोप बता दीजिए किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव। तो हमें पता लग गया कि स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज नेगेटिव फॉर वाटर एंड पॉजिटिव फॉर CO2, ये डिफरेंस होता है दोनों के फेज डायग्राम। तो बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये बताइए, हाउ मेनी फेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम।
एट ट्रिपल पॉइंट, तो 3 फेजेस बताइए, ये तो सल्फर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, वो मैक्सिमम फेजेस 3 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टेबल। अजय भाई ये ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, बता सकता है कोई? आंसर दीजिए इसका, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। क्या होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर? देखो सल्फर की हमारी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, सबको पता है। 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सल्फर है तो ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। और इनमें से भी अगर मैं बात करूं तो रोम्बिक फॉर्म जो होती है इसकी, वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, ये आपस में इक्विलिब्रियम पे रहती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे रोम्बिक एग्जिस्ट करती है और इसके ऊपर मोनोक्लिनिक। ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ये होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस सल्फर के लिए। ठीक है, तो उसके नीचे हमेशा रोम्बिक मिलेगी और ऊपर मोनोक्लिनिक। तो नीचे पूछा था, आंसर हो गया रोम्बिक। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को आता है? इसमें रहती है कंफ्यूजन, तो आज इसको क्लियर ही कर देते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। देखो बहुत लोग मेटास्टेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आके उन्हें लगता है मेटास्टेबल तो हमें समझ में ही नहीं आया। चलो पहले जिन बच्चों को आता है वो आंसर कीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। बताओ, नहीं आ रहा? अरे बोल दो, दिक्कत आती है मेटास्टेबल में। चलो देखते हैं इसमें। मेटास्टेबल को ही समझते हैं सबसे पहले, तो ये होता क्या है मेटास्टेबल। देखो अगर हमारे पास कोई भी फेज डायग्राम है, वाटर का फेज डायग्राम ले लेते हैं लेटर सपोज। ठीक है, अब इस फेज डायग्राम में ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, राइट, ऐसा ही होता है। अब इस फेज डायग्राम में मान लेते हैं हम खड़े हैं यहाँ पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे। हुआ क्या, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे खड़े थे, लिक्विड और वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, कूल करने लग गए हम। यहां हमने कूलिंग की और कूलिंग कर दी बहुत रैपिडली। जब भी हम रैपिडली कूलिंग या रैपिड हीटिंग कर देते हैं, रैपिड हीटिंग या रैपिड कूलिंग, तो देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। बहुत जल्दी से कर दिया हम, अगर हमने बहुत जल्दी से इसको कूल कर दिया, रैपिडली इसको कूल कर दिया, तो कूल करने से क्या होता है, देखो सिस्टम टेम्परेचर अपना कम करेगा, सिस्टम अपना टेम्परेचर कम करेगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में बने रहेंगे। अभी टेम्परेचर कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, बहुत रैपिडली कम कर दिया और सीधा हम ऐसे आ गए। अब ये क्या किया मैंने, ये ऐसे आने का क्या मतलब है? आप सोचोगे मैम यहाँ की बात तो कर वैसे जा रहा है, अगर आप इक्विलिब्रियम में रहते हुए टेम्परेचर को कम कर रहे हो तो आपको तो ऐसे आना चाहिए। नई लाइन क्या है, देखो क्या होता है, जब हम बहुत जल्दबाजी में कोई काम करते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे उस काम को करना चाहिए था वैसा हो नहीं पाता, ऐसा ही होता है। ठीक है, वो जल्दी 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 में मतलब समझ लो पढ़ रहे हो, तो जैसा याद, जैसे चीजों को समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते ना। ये चलो और भी अच्छा एग्जाम्पल लो, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमें कॉलेज पहुंचना है सुबह, रात को देखी मूवी, पूरा आराम से 12 बजे से 3 बजे तक मूवी देखी, उसके बाद नींद नहीं आई, 1 घंटा, 4 बजे हम सोए हैं। ठीक है, और सुबह लेने हैं लेक्चर, कॉलेज में जरूरी जाना है। ठीक है, 8 बजे हमारा टाइम है पहुंचने का, उठ रहे हैं हम एकदम 7:30 तो हम उठे हैं।
जाने में भी टाइम लगेगा, हमें पता है 8 बजे हमें डॉट वहां पहुंचना है, तो क्या करोगे देखो ऐसे केस, आप क्या करेंगे, बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे, जल्दबाजी, फटाफट फटाफट, मतलब जैसे उठे, कंघी की नहीं, मतलब बाल ठीक किए नहीं किए, नहाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे थे बस अपना जल्दी से फटाफट से चेंज किया और कॉलेज भाग गए, ऐसे ही करोगे। अगर डॉट 8 बजे पहुंचना जरूरी है उस दिन, ठीक है, वरना तो तुम छोड़ ही दोगे, मुझे पता है, इतना यकीन है, वरना तो तुम सोचोगे अरे क्या अब आधे घंटे में क्या जाएंगे कॉलेज, चलो छोड़ो, क्या आज कॉलेज की छुट्टी, ऐसे ही होता है, या क्लास जहाँ भी जाना है वहां की छुट्टी। बट मैंने इसलिए पहली कंडीशन रखी कि जाना जरूरी है, तो आप क्या करोगे, पहुंचोगे बहुत जल्दबाजी, तो उस जल्दबाजी में क्या हुआ, आपने अपना हुलिया चेंज नहीं किया, मतलब जो आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने थे वो नहीं लेकर आया, पहुंच तो आप गए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ होता है, ऐसा ही कुछ देखो यहाँ होता है, यहाँ क्या होता है, आपने इसको बहुत फोर्स किया, जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, जल्दी, तो जल्दबाजी में क्या हुआ, ये इसने अपना टेम्परेचर तो कम कर लिया, पर जो ये ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे सॉलिड बनता, सॉलिड में अपने आप को कन्वर्ट करता, फिर ये सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम में इधर आते, एक्चुअली इतने जल्दबाजी में काम हुआ कि सिस्टम सॉलिड बन ही नहीं पाया, अपनी फिजिकल स्टेट को बदल ही नहीं पाया, लिक्विड और वेपर एज इट इज उठकर, देखो कितना बड़ा पाप कर गए, एज इट इज उठकर सॉलिड के रीजन में घुस गए, अटैक कर दिया सीधा सॉलिड के रीजन में, और अगर किसी और के रीजन में जाकर गिर जाओगे, आदत नहीं है तुम्हें वहां की, वहां के तुम हो नहीं, और किसी के रीजन में जाकर बैठ जाओगे, उसने बुलाया नहीं है, खुद से तुम आकर बस बैठ गए, क्योंकि तुम्हें जल्दबाजी थी, तुम्हें तो बस जाना, टेम्परेचर कम करना था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने सॉलिड तो हम बने ही नहीं, जैसे थे हम तो वैसे ही चले गए, पहले सॉलिड बन के सॉलिड वाले रीजन में जाते ना, तभी तो वहां के लोग अपनाएंगे आपको, आप चले गए ऐसे ही, तो यहाँ जाकर या हम कह सकते हैं इस पूरी जगह पर आप क्या रहोगे, हमेशा ही अनस्टेबल, ये लोग तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, ये वाले, ये क्योंकि सॉलिड है, ये देखेंगे तुम तो कुछ अलग दिख रहे हो, लिक्विड वेपर जैसे दिख रहे हो, सॉलिड हमारे जैसे नहीं दिख रहे हो, और गलती तुमने की, तुमने जल्दबाजी दिखाई, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ होता है, तो इस पूरे रीजन को हम कहते हैं, ये होता है मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि आप स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम में तो है लिक्विड वेपर पर वो स्टेबल नहीं, पाकिस्तान में घुस गए, ऐसा समझो, पाकिस्तान में कूद गए, पाकिस्तान में कूद गए, अब तब तो जाकर स्टेबल अनस्टेबल है वहां पे जाके, यही तो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो ये वाला इक्विलिब्रियम कर, मैं ये वाला लू, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, अब सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया, हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, रैपिडली हीटिंग कर दी, तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा, ये रीजन, ये थोड़ा सा गलत है, ये रीजन भी ऐसे सीधा आगे निकल जाएगा, सॉलिड और वेपर अपना हुलिया बदलना भूल गए, मतलब टाइम नहीं मिला इनको कह लो, और सीधा इनका ये जो करता है, ये बढ़ते बढ़ते आगे कहाँ चला गया, वेपर वाले, लिक्विड वाले रीजन में, तो इस पूरी लाइन पे हम कहेंगे कि ये क्या है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, ये दिस इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ जाके अनस्टेबल हो गए, क्योंकि लिक्विड नहीं है, ये है सॉलिड और वेपर, और घुस गए लिक्विड के रीजन में, बात समझ में आ रही है, तो इसे कहते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अच्छा एक चीज बताइए, अगर हम ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर पे खड़े हैं, ये ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर पे हम खड़े हैं, अच्छा तो अब देखो, अगर हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर से, ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर से ऊपर आ रहा है, मतलब हमारे लिक्विड वेपर जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे, उस टाइम पे जो प्रेशर है वो ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर से ऊपर आ रहा है, मतलब ये ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर इससे ऊपर है, तो ये तो स्टेबल जोन है, ये तो स्टेबल जोन है, बट अगर ये इससे नीचे आ रहा है तो ये अनस्टेबल है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अगर ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से नीचे है, ये वाला, ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो जब भी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में होंगे और प्रेशर ट्रिपल पॉइंट से नीचे आ जाए, तो वो समझ लेना वो मेटास्टेबल में है, वो स्टेबिलिटी वाले लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो मेटास्टेबल लिक्विड वेपर ये है, दिस इज ये वाला कर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मेटास्टेबल, मेटास्टेबल लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। सिमिलरली सेम अप्लाइज फॉर सॉलिड वेपर, अगर सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम
ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर से नीचे है तो स्टेबल है, ऊपर है तो अनस्टेबल है, वो मेटास्टेबल वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ करके यही इसी बेस पे मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। कहाँ गया ये रहा, इसी बेस पर ये क्वेश्चन था आपसे जो पूछा हुआ था। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें से बताना है हमें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। अब वाटर के लिए कहा है, देखो वाटर के लिए हमें पता है ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर होता है 4.58 mm ऑफ Hg, ये इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो अगर इतना 4.58 mm ऑफ Hg पर हम है, इतना प्रेशर है, तो देख लो अब इससे ऊपर कब है और नीचे कब है। ये रहा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ये रहा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए मैंने बताया था, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के लिए हम ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर है तो स्टेबल है, ट्रिपल पॉइंट के नीचे है तो स्टेबल है, ऊपर है तो अनस्टेबल है, तो ये मेटास्टेबल हो गया। ठीक है, सिमिलरली लिक्विड वेपर, लिक्विड वेपर के लिए क्या बताया था, ये लिक्विड वेपर है, ये लिक्विड वेपर है। लिक्विड वेपर के लिए हमें कब स्टेबिलिटी मिलेगी, जब हम मेटास्टेबल के ऊपर होंगे, नीचे है तो अनस्टेबल। ठीक है, लिक्विड वेपर के लिए नीचे है तो अनस्टेबल है, मेटास्टेबल है मतलब ऊपर है तो स्टेबल है। तो यहां देख लो 4.58 से हम क्या है, इस केस में भी ऊपर है, इस केस में भी, यानी दोनों स्टेबल है, तो मेटास्टेबल एक ही केस बना है यहाँ पर, बी ऑप्शन। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। मेटास्टेबल का थोड़ा सा केस समझ में आया। मेटास्टेबल का मतलब होता है बिना अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज किए, जब हमारा इक्विलिब्रियम आगे बढ़ जाए, मतलब उसे हम टाइम ना दें, व्हेनेवर देयर इज रैपिड कूलिंग एंड रैपिड हीटिंग, तो वहां मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फटाफट से इसका आंसर दीजिए मुझे, ये तो बहुत सिंपल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, तो जो पहले किया था क्वेश्चन वैसा ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है पॉइंट बी ई एफ पर, बताइए जरा। बी तो ट्रिपल पॉइंट है, जीरो हो गई। एफ हमारा, एफ ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट एफ लाइन के ऊपर रहता है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, तो एफ पे 1 हो गया और ई पे 2 चाहिए, तो आंसर हो गया बी। 0 1 2, ये तो ये चुटकियों में कर लेना था। बी ई एफ पूछा, अच्छा बी ई एफ पूछा ना, ई के लिए 2, तो 0 2 1, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर इज फिक्स। फिक्स, ये तो सिंपल आंसर है, तो तुम्हारे देखते ही पता लग जाना चाहिए इसका आंसर तो तुम्हें। वाटर का ट्रिपल पॉइंट तो फिक्स ही होता है, और ये बताया भी हुआ है कितना होता है, याद रखना है ये। ठीक है, कर लेंगे। और कराऊं आगे क्वेश्चन। देखो अच्छा समझ में आ रहा है, कुछ नई चीजें कुछ समझ में आई, कुछ डाउट्स क्लियर हुए। अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें। चलिए इसका आंसर दीजिए। फेज डायग्राम फॉर वाटर इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपके देखो आए हुए क्वेश्चन है, जैम के क्वेश्चन से डरा रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वाटर का फेज डायग्राम अभी ये तो बहुत बार बना चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में होना चाहिए। देखो सिर्फ ये देखकर मत आंसर लगा देना, सॉलिड लिक्विड गैस, टेम्परेचर और प्रेशर भी चेक कर लेना, उल्टे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए इसका आंसर दीजिए, यहीं पर छोड़ा था हमने, ये मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, पहले इससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर दीजिए फटाफट से।
वन कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड है, कह रहे प्योर सब्सटेंस है M हैज लेसर डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट देन इन लिक्विड स्टेट। इसकी डेंसिटी सॉलिड में कम है, लिक्विड में ज्यादा है। डेल्टा एस फ्यूजन हमें दे दिया, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम फॉर फ्यूजन का, सिर्फ फ्यूजन का बताना है, सिर्फ फ्यूजन का। मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं फ्यूजन का कर्व स्लोप आपका नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ऐसा तो आएगा नहीं, देखो ये भी नहीं होता, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो आपको देखना है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा पता लगाने के लिए क्या करते हैं, स्लोप लगा निकालते हैं डीबी बाई डी टी, जिसके लिए बताया था डीएस बाई डीवी हमारा रिलेशन होता है मैक्सवेल का, जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं। आंसर हिंट मैंने दे दिया, अब मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। अब आंसर आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डीएस बाई डीवी। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो हम निकाल ही लेंगे, बहुत सिंपल है। अब तो इसमें देखो क्या रहा है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कम है सॉलिड स्टेट की लिक्विड से, तो अगर मैं डेल्टा वी निकालूंगी, डेल्टा वी होगा हमारा लिक्विड माइनस सॉलिड, क्योंकि सिर्फ फ्यूजन कर्व की बात करनी है, फ्यूजन इज सॉलिड टू लिक्विड, तो लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। अब कह रहे हैं डेंसिटी देखो सॉलिड की कम है तो वॉल्यूम ज्यादा हुई, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा हुई लिक्विड से तो ये नेगेटिव आएगा। डेल्टा वी अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये टर्म बनेगी हमारी नेगेटिव, और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, यानी कि स्लोप हमारा कैसा आ जाएगा, बताओ स्लोप कैसा आ जाएगा, फटाफट से बताओ, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है, स्लोप इस केस में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर टेम्परेचर का जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे फ्यूजन कर्व के लिए तो वो नेगेटिव दिखेगा, हमें स्ट्रेट लाइन कर्व दिखेगा, बी ऑप्शन होगा। कर लेंगे, बोलिए इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए वन कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड, देखो कुछ क्वेश्चंस किए आज। तो आई होप अब थोड़ा सा वन कंपोनेंट सिस्टम थोड़ा सा सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसमें सल्फर वाला भी देख लेना, अभी एलोट्रॉप्स के ऊपर हमने कोई भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया, बट मोस्टली वन कंपोनेंट सिस्टम से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस किया, उसको जरूर देख लेना। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरीके के हम सेशंस डेली आपके लिए लाते रहेंगे। नेक्स्ट में सेशन में मैं डिस्कस करूंगी टू कंपोनेंट सिस्टम पे बेस हमारे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए उनको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आप एक अच्छी अप्रोच बना सके क्वेश्चंस के लिए, डरे नहीं क्वेश्चन से। वैसे तो देखो फेस कुछ इस तरीके का टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है, तो हमें ये थोड़ा और इजी लगता है, अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल्स यहाँ थोड़े से खत्म हो जाते हैं। बाकी हम इसके आगे अब जैसी सिर्फ एक एक
टू कंपोनेंट सिस्टम ही बचा है उसके बाद, वरना हम जो करेंगे वो दैट इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो इस टॉपिक में से आता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और बच्चों क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप बने रहिए चैनल पे, ठीक है। आप लगातार मतलब अगर आपको अपडेटेड रहना है कब कौन सा सेशन है, किसका क्या चीज है, तो आप उसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ऑलरेडी आप सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन नहीं प्रेस किए तो वो कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ज्वाइन टेलीग्राम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा नीचे। और सुपर बैचेस देखिए हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, किसी भी बैच में हमसे पढ़ना चाहते हैं, जैम का, नेट का, गेट का, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर, उस पर आपको कॉल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जितने भी बैचेस चल रहे हैं, क्या सबकी डिटेल्स, कब कौन सा बैच है, कैसा है, एवरीथिंग। रिजल्ट मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है, कैसा पढ़ा रहे हैं हम, कैसा पढ़ाते हैं वो भी आपके सामने है, सब यही पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि मैं तो खैर पढ़ा भी नहीं रही हूँ, मैं तो सब क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ। बट चलिए, अगर आपको वो भी लगता है कि आपके काम का है तो आप डेली लाइव आ सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, इस चैनल के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि कब सेशन होना है, कब सेशन हो रहा है, और आप साथ साथ उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मेन मोटिव हमारा टारगेट यही है कि आपका ये जो डर है टॉपिक्स का, न्यूमेरिकल्स का, वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो आई नो सब कर लोगे, बट टाइम सबका ही डर खत्म हो ही जाएगा। तो चलिए, आई एम एंडिंग दिस सेशन फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों।